हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप देख रहे हैं मेरे साथ ये मेंस आंसर राइटिंग सेशन, जहां मैं आपके साथ तीन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, एक 4 मार्कर, एक क्वेश्चन 8 मार्कर और एक क्वेश्चन 20 मार्कर का डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये तीनों क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं हमारे GS1 के सिलेबस से। GS1 का सिलेबस, जैसा कि आप जानते हो, HPS मेंस एग्जामिनेशन के अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट और हिमाचल की जो स्पेसिफिक हिस्ट्री है उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं GS1 के अंदर। इसमें आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी होते हैं और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, खासतौर पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जुड़े हुए। तो इस सेशन के अंदर जो हमारा पैटर्न है, आई होप आपने इसको फॉलो किया है। मॉर्निंग में मैंने आपके साथ ये तीनों क्वेश्चंस शेयर भी किए थे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और मुझे उम्मीद है आप में से काफी सारे लोगों ने उन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट भी किया होगा। और अब उन क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है, किस तरीके के इंडिकेटिव आंसर्स आप लिख सकते हैं, वो भी अब इस सेशन में आप लोग देखने वाले हो। और ये भी याद रखिएगा कि हमारा फोकस इस सेशन के अंदर होता है ये देखने में कि किस तरीके से आंसर राइटिंग आप लोग कर सकते हो, किन चीजों का आप ध्यान रखना होता है आप लोगों को आंसर्स को लिखते वक्त, और जो कंटेंट है क्वेश्चंस का वो तो ऑब्वियसली आपको मदद करता है आपके प्रिपरेशन के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे जो 4 मार्कर का मैंने पूछा था, दैट वाज अबाउट दी डीकोलोनाइजेशन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है एक तरीके से, और इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं कि डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ डायरेक्ट कॉलोनियल डोमिनेशन बाय यूरोपियन पावर्स। तो यूरोपियन पावर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि कॉलोनाइज करने में पूरे वर्ल्ड को, खास तौर पे अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन और एशियन कंट्रीज को यूरोपियन अलग अलग देशों ने काम कॉलोनाइजेशन का किया है। लेकिन इस कॉलोनाइजेशन के कुछ फीचर्स रहे हैं, वो फीचर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ डायरेक्ट कॉलोनियल डोमिनेशन बाय यूरोपियन पावर्स, कि जब वो कॉलोनी बना लेते हैं किसी देश को तो क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, किस तरीके का डोमिनेशन वो करते हैं अपनी कॉलोनियल कंट्री के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके ऊपर मैंने आपको इंडिकेटिव आंसर जो दिया है, यहां पर मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। मैंने कॉलोनियलिज्म एक तरीके से उसको यहां पर डिफाइन कर दिया। मैंने बोला कॉलोनियलिज्म इंप्लाइज डोमिनेशन ऑफ अ पीपल्स लाइफ एंड कल्चर, पीपल ऑफ अ कॉलोनी स्टेट बाय सम फॉरेन पावर व्हिच इज नोन एज कॉलोनाइजिंग पावर और मदर कंट्री। तो यहां पर आप देख रहे हो मैंने कोई स्कोप नहीं छोड़ा एग्जामिनर को, एकदम सिंपल और ल्यूसिड लैंग्वेज के अंदर उसको समझाने की मैंने कोशिश की है कि जितना इजीली मैं एग्जामिनर को समझा सकता हूं कि कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या है। तो मैंने कहा कि किसी भी जगह के लोगों की लाइफ और कल्चर को जब डोमिनेट करते हो आप, कौन डोमिनेट करता है, एक फॉरेन पावर डोमिनेट करती है, तो उसे हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। इसके मेन फीचर्स क्या है, तो फिर वो मैंने पॉइंट वाइज लिस्ट कर दिए। ऑब्वियसली 60 वर्ड्स की लिमिट होती है हमारे पास, तो आपको अपनी वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना होता है। तो पॉइंट वाइज आप आंसर दें और बहुत ब्रीफ करके आंसर दें। हाँ, तो मुझे आपको भी एक्सप्लेन करना है, आपको कंटेंट भी देना है रिविजन करने के लिए, तो मैंने थोड़े आंसर्स बड़े लिखे हैं, लेकिन जब आप इसको लिखने जाओगे तो आप इसको बहुत कंडेंस फॉर्म में लिखोगे। तो यहां पर सबसे पहले हम इकोनॉमिक डोमिनेशन दिखा देंगे हम कि किस तरीके से यूरोपियन पावर्स इकोनॉमिक ड्रेन करती हैं, पैसे का ड्रेन करती हैं अपनी कॉलोनी से, रिसोर्सेज निकाल लेती हैं अपनी कॉलोनी से। फिर पॉलिटिकल डोमिनेशन किस तरीके से करते हैं, लोकल रूलर जो होते हैं अपनी कॉलोनियल कंट्रीज के, उनको फोर्स किया जाता है, सबमिट करना पड़ता है उनको टुवर्ड्स देयर कॉलोनियल रूलर्स। तो ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज जो है उस टाइम पे मोनार्की रही हैं, चाहे वो यूके है, चाहे फ्रांस है, या फिर जर्मनी है, या डच नीदरलैंड्स है, डच कंट्री है, या पोर्टुगल है, या स्पेन है, और अपने मोनार्क को एम्परर बना करके जो कॉलोनियल कंट्रीज होती हैं, जो कॉलोनीज होती हैं, उनके लोकल रूलर्स को भी उस मोनार्क को एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर सोशल डोमिनेशन करते हैं, इरोजन एंड डिग्रेडेशन ऑफ लोकल सोशल प्रैक्टिसेस होते हैं, चाहे वो लोकल रिलीजन हो, चाहे वो लोकल कल्चर हो, लोकल फेस्टिवल्स हो, उनको एक तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है। यूरोपियन कल्चर को वहां पर प्रोपेगेट और यूरोपियन लैंग्वेजेस को प्रोपेगेट करने की कोशिश की जाती है। अब एक चीज आप ध्यान रखोगे कि ऐसे आंसर्स के अंदर एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल होने ही चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं जैसे आपको कह रहा हूं कि इकोनॉमिक डोमिनेशन हो रहा है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि कॉलोनीज को मार्केट की तरह यूज कर रहे हो, उनके रॉ मटेरियल के सप्लायर्स की तरह यूज कर रहे हो। अगर मैं पॉलिटिकल डोमिनेशन की बात कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर लिखा है कि जो लोकल रूलर्स हैं उनको फोर्स करना पड़ रहा है, अपनी सॉवरेनिटी को देना पड़ रहा है टू दी सम फॉरेन रूलर। अगर मैं सोशल डोमिनेशन की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पे बता रहा हूं कि एजुकेशन, रिलीजियस कस्टम, सोशल लिंकेजेस, ये सारी चीजें इरोड हो रही हैं। तो ये पॉइंट लिखने के बाद आपको उसे जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, किस तरीके से आप उसे जस्टिफाई करोगे वो आपके आंसर को बेटर बनाता है। फिर चलते हैं द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन वाज एन 8 मार्कर क्वेश्चन रिलेटेड टू द ट्रीटी ऑफ सगौली। अब ट्रीटी ऑफ सगौली सेपरेटली मेंशन्ड है GS2 के सिलेबस के अंदर, खासतौर पे जो हिमाचल हिस्ट्री वाला पार्ट है, यूनिट 1 का सब यूनिट 3।
और वहां पर ट्रीटी ऑफ सगौली से जुड़े क्वेश्चंस आपको, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, हम पेपर्स देखते हैं, तो वहां पर ट्रीटी ऑफ सगौली से मल्टीपल क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। तो यहां मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है ट्रीटी ऑफ सगौली का, इसको भी आप एक नोट की तरह यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने ट्रीटी ऑफ सगौली के इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि 2 दिसंबर 1815 को साइन हुआ है ट्रीटी ऑफ सगौली, और इसको रेटिफाई कर दिया गया है 1816 में मार्च 4। और इसको किन दो पार्टीज के बीच में साइन हुआ है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द किंगडम ऑफ नेपाल। क्लियर? उसके बाद कॉन्टेक्स्ट क्या है इस ट्रीटी का, कि जो सेकंड ब्रिटिश इन्वेजन हुआ है नेपाल का, जिसको हम एंग्लो नेपालीज वॉर कह रहे हैं, उसके दौरान 1814-16 के दौरान ये ट्रीटी ऑफ सगौली जो है उसके कल्मिनेशन में हुई है, उसके रिजल्ट में हुई है। और कौन सिग्नेटरी रहा है नेपाल की तरफ से? राजगुरु गजराज मिश्रा, एडेड बाय चंद्रशेखर उपाध्याय, एंड कंपनी की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ। तो ये इंपॉर्टेंट टिडबिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल था हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ट्रीटी ऑफ सगौली। सो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। आपको सारा इंफॉर्मेशन जो ट्रीटी ऑफ सगौली के बारे में आपको पता है वो यहां पर आपको प्रोवाइड कर देना है। तो मैंने अपने सिग्नेटरी बता दिए, मैंने दोनों पार्टीज बता दी कि कौन दो पार्टीज थी, दोनों पार्टीज की तरफ से सिग्नेटरीज कौन थे, और इसके अलावा मैंने ये भी बता दिया कि ये जो पूरी ट्रीटी ऑफ सगौली है ये कब जाकर के नेगोशिएट हुई है, किस डेट को। फिर मैं इसके टर्म्स बता दूंगा ट्रीटी ऑफ सगौली में, कि ट्रीटी ऑफ सगौली में जो टेरिटोरियल कंसेशंस दिए गए थे नेपाल से, नेपाल की जो कुछ टेरिटरी थी, जो नेपाल किंगडम की टेरिटरी थी, वो ब्रिटिश इंडिया ने अपने पास रख ली। इसके अलावा ब्रिटिश इंडिया ने काठमांडू में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखना है, इसके लिए मजबूर कर दिया। गुरखास को मिलिट्री सर्विस में अलाउ किया, ये एक ट्रीटी का टर्म था। इसके अलावा ये भी था कि यूरोपियन एम्प्लॉय एक्सेप्ट फॉर ब्रिटिशर्स के अलावा कोई यूरोपियन या अमेरिकन एम्प्लॉय नेपालीज किंगडम में एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। कोई फ्रेंच या अमेरिकन या दूसरा यूरोपियन जनरल या आर्मी कमांडर आकर के नेपाल के अंदर जो है सर्विस नहीं देगा। ये भी इस ट्रीटी के अंदर टर्म दिया गया था। फिर मेजर चीज क्या थी कि जो टेरिटरीज नेपाल से ले ली गई और वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गई, वो आप सबको पता होना चाहिए, जैसे सिक्किम, इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं का रीजन जो भी उत्तराखंड बन गया है हमारे देश के अंदर, हिमाचल का कांगड़ा का रीजन जो है वो भी हिमाचल प्रदेश का पार्ट बन चुका है, जो सतलज रिवर के वेस्ट की टेरिटरी है। इसके अलावा जो तराई रीजन है वो भी हमारे नेपाल से हमने ले लिया है। इसके साथ साथ हमने कुछ रीजन जो है वो नेपाल को रिस्टोर भी कर दिया, वापस भी दे दिया 1816 में ट्रीटी को रिवाइज करके। और जब नेपाल के किंगडम ने, नेपाल की आर्मी ने 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करने में मदद की थी, 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति में एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो उत्तर प्रदेश, जो उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंसेस अवध का जो रीजन रहा करता था, वहां पर ये रिवोल्ट भी बहुत स्ट्रांग था। और नेपाल की आर्मी ने मदद की ब्रिटिश इंडिया की उस रिवोल्ट को कंट्रोल करने में, उसको सप्रेस करने में। तो उसके रिवार्ड के तौर पे भी बहुत सारी जो टेरिटरी है वो 1865 में वापस कर दी गई नेपाल को। ठीक है, इसके बाद मैं ये भी बता रहा हूं कि जो ट्रीटी है इसको 1923 में, दिसंबर 1923 में सुपरसीड हो गई है ट्रीटी बाय ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप। जो सगौली ट्रीटी थी, जो इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के रिलेशन को डिफाइन करती थी, उसको हमने नई ट्रीटी से डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया 1923 से। और जब भारत इंडिपेंडेंट हो गया है तो 1950 में भी हमने एक सेपरेट ट्रीटी जो है वो साइन कर ली नेपाल के साथ, जो इंडिया नेपाल के रिलेशन को गवर्न करती है। तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन, यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी होगी कि किस तरीके से आंसर को लिखा जाए। आपको बस ये श्योर करना था कि सारी इंफॉर्मेशन, ट्रीटी का टाइमलाइन, ट्रीटी के से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज हैं, इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, और ट्रीटी की टर्म्स क्या रही हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को इस आंसर के अंदर जरूर बताएंगे। ठीक है जी। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, विच इज दी थर्ड क्वेश्चन, कि किस तरीके से जो हमारा 20 मार्कर क्वेश्चन, इसको हम पढ़ लेते हैं। डिस्कस द रीजंस बिहाइंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, काफी सिंपल पार्ट है, समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। क्या करना है? डिस्कस करना है। क्या चीज डिस्कस करनी है? रीजंस डिस्कस करने हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इंग्लैंड में हुआ है। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? ऑल्सो आइडेंटिफाई द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट तो क्या कहता है कि कारण क्या रहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, और दूसरा पार्ट क्या कहता है कि किस तरीके का सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज आए, इंपैक्ट आए बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। राइट? तो स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को? क्वेश्चन में सबसे पहले ऑब्वियसली कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं, उसकी थोड़ी डेफिनेशन दे दें, उसके बारे में बता दें कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस फ्रॉम 18 to 19 centuries and it was a period during which predominantly agrarian rural societies in Europe and America became industrial and urban। कि ये वो पीरियड है जहां पर एग्रेरियन और रूरल सोसाइटीज जो उस वक्त थी यूरोप और अमेरिका के अंदर, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली शिफ्ट हो गए इंडस्ट्रियल अर्बन सोसाइटीज के अंदर। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस बहुत तेजी से हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है जी। अब
कनेक्ट कर दो इसको, सेवरल फैक्टर्स कंबाइन टू मेक ग्रेट ब्रिटेन आइडियल प्लेस फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो कारण क्या रहे, वो कारण फिर मैं नेक्स्ट बता रहा हूं। तो मैंने इंट्रोडक्शन के ही पार्ट में बता दिया आपको कि क्या कारण रहे हैं, ये मैं नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये आपके आंसर का एक फ्लो और एक कोहेरेंस बनी रहती है। आगे मैंने कहा रीजंस बिहाइंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या रहे, तो एक एक करके पॉइंट वाइज वो सारे रीजंस में लिस्ट कर रहा हूं। सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से पहले हुआ है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में क्या हुआ है कि फूड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ी है बहुत तेजी से, ठीक है। अब ये जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बढ़ी, क्यों बढ़ी, इसको भी थोड़ा थोड़ा कारण आप लिस्ट कर सकते हो कि अच्छे इक्विपमेंट आ गए, नए इक्विपमेंट आ गए, जो प्रिमिटिव टूल्स थे वो यूज नहीं हो रहे। और जैसे जेथरो टल के द्वारा एक सीड ड्रिल डेवलप की गई थी 1701 में, और इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर का जो पूरा प्रोसेस है वो ज्यादा तेज हो गया और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गई। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है कि यील्ड्स बढ़ रही है, फीडिंग जो है लोगों की बढ़ रही है, फूड सिक्योरिटी लोगों की जब इंप्रूव हो रही है तो उसके बाद लोग ज्यादा हेल्दी होंगे। उसके बाद जो लोग हैं वो एक दूसरे इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोसेस के ऊपर जाना उनके लिए पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर उतना यील्ड नहीं देगा आपको तो ज्यादातर लोगों को एग्रीकल्चर में अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसमें भी वो एम्प्लॉयड रहेंगे। अब एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड रहोगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा। लेकिन अगर एग्रीकल्चर डेवलप हो गया है, उसमें अब ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, मशीन्स का यूज होने लगा है उसमें, तो ये जो एक्स्ट्रा वर्कफोर्स फ्री हो रही है, ये वर्कफोर्स क्या करेगी, ये वर्कफोर्स प्रोडक्टिवली इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाकर के एम्प्लॉय होगी, राइट। तो ये चीज मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया कि न्यूट्रिशन बढ़ चुका है और वर्कफोर्स के पास अब टाइम है, सरप्लस फूड भी है और उनके पास सरप्लस टाइम भी है, अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में अपना टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन स्पर्ट, पॉपुलेशन बढ़ी है तेजी से क्योंकि अब फूड सिक्योरिटी अच्छी हो गई है, बीमारियों की सॉल्यूशंस, उनकी वैक्सीन्स, उनकी दवाइयां जो है वो बनने लगी हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन भी जो बढ़ रही है उसकी वजह से भी जो फार्मर्स हैं वो अब निकल के कहां जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं इन सर्च ऑफ वेज लेबर, क्रिएटेड अ रेडी पूल ऑफ वर्कर्स, कि वो अपने जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है वो एक तरीके से लेबर भी बढ़ रहा है, वो लेबर भी अब जा सकता है मार्केट्स के अंदर, वो काम भी करेगा इंडस्ट्रीज के अंदर और वो अपनी कंजम्पशन भी करेगा, मार्केट में जाके वो इंडस्ट्री से निकले हुए सामानों को खरीदेगा भी। तो ये भी मैंने पॉपुलेशन स्पर्ट को इससे जोड़ दिया है। मैंने फैक्ट्री सिस्टम का अडॉप्शन जो है इसको यहां पर जोड़ दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो और ज्यादा तेज होने लगा है, उसमें भी मशीन्स का यूज होने लगा है, तो वो भी आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये सारी चीज मैंने एक्सप्लेन करी। फिर मैंने कहा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए ब्रिटेन के, और ब्रिटेन के अंदर बैंक्स और लोन्स देने का जो फॉर्मल इकोसिस्टम है वो डेवलप हुआ है, और उसकी वजह से भी जो नई इंडस्ट्रीज को सेटअप करना जो है वो प्रॉफिटेबल हो रहा है। नई इंडस्ट्रीज को सेटअप करना जो है वो लोन लेकर इंडस्ट्रीज बनाई जा सकती हैं, फैक्ट्रीज लगाई जा सकती हैं और अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की जा सकती है, ठीक है जी। एंटरप्रेन्योरियल ज़ील, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंग्लिश रेवोल्यूशंस हुए हैं उन्होंने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लेकर के लोगों में एक जो पैशन है वो जनरेट कर दिया। लोग चाहते हैं कि वो ज्यादा अच्छे से काम करें, इकोनॉमिकली ज्यादा प्रॉस्पर करें, वो अब सिर्फ अपनी मीगर इनकम में खुश नहीं है, वो चाहते हैं नए बिजनेस बनाना, वो चाहते हैं नए प्रोडक्ट्स बनाना और उससे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, ठीक है। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, ब्रिटेन के पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, ठीक है, कि ब्रिटेन के पास उस टाइम के हिसाब से, हालांकि अगर अब पूरे वर्ल्ड की तुलना में देखें तो ब्रिटेन जो आइलैंड कंट्री है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज ब्रिटेन के पास नहीं है, ठीक है। अगर कोल की बात करें या आयरन ओर की बात करें तो बाकी देशों की तुलना में ब्रिटेन को अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन उस टाइम पर कोल प्रोडक्शन हो या आपका आयरन ओर का प्रोडक्शन हो या दूसरे मिनरल्स का प्रोडक्शन हो, वो बाकी देशों में भी ज्यादा नहीं था, और ब्रिटेन के अंदर जितना भी कोल था, जितना भी रिसोर्स था, उसको उन्होंने इफेक्टिवली यूज किया उस टाइम पर। तो ये जो वास्ट सप्लाई मिनरल रिसोर्सेज उस वक्त के लिए थी, मशीन्स को चलाने के लिए जैसे कोल चाहिए था उनको कि जो एनर्जी जनरेट करेगा, तो उसको उन्होंने यूज किया है, ठीक है। अब रिलेटिवली स्मॉल कंट्री है ब्रिटेन एंड दीज रिसोर्सेज वो they can be transported quickly and at a reasonable cost, और उसकी वजह से ये जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी डेवलप हुई और इंडस्ट्रियलाइजेशन करना हो पाया पॉसिबल। मार्केट अवेलेबल हो गया। अब देखो इंडस्ट्री तभी लगेगी जब आपको प्रॉफिट की उम्मीद हो, और प्रॉफिट की उम्मीद कब होगी, जब मार्केट होगा डेवलप्ड। आपको पता है कि जो सामान आप बना रहे हो उसको खरीदने वाले लोग भी हैं, तो ये मार्केट डेवलप हो रहा है ब्रिटेन के अंदर। और ब्रिटेन का जो कॉलोनियल एम्पायर है, जैसे इंडिया है या दूसरी कंट्रीज हैं, उनके अंदर भी जो इतना बड़ा पॉपुलेशन है उसको भी वो अपने जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल सामान है वो ला करके बेच सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस तो बिल्कुल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये जो नई मशीन्स डेवलप हुई हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हुई हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हुई हो। स्टीम इंजन डेवलप हुआ, जेम्स वॉट ने बनाया। स्पिनिंग जेनी जो है वो जेम्स हारग्रीव्स ने बनाई। तो ये जो नई नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हुई, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उससे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है पॉसिबल हो पाया है। फिर ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट, चाहे वो रेलवेज हो,
जो एफिशिएंटली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड कोल या दूसरे रॉ मटेरियल्स को सप्लाई कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस आल्सो, तो दैट विल आल्सो हेल्प इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये सारे फैक्टर्स बताने के बाद मैं इसको लिंक करना चाहता हूं कि ये किस तरीके से इंपैक्ट करता है सोसाइटी को, इकोनॉमी को और पॉलिटी को। अब मैंने बोल दिया कि देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन इट मार्क द शिफ्ट टू पावर्ड स्पेशल पर्पस मशीनरी फैक्ट्रीज एटसेट्रा, और इससे क्या हो रहा है कि लॉट ऑफ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस टुक प्लेस। ठीक है, अभी क्या सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पहले हुआ था पॉपुलेशन स्पर्ट कि पॉपुलेशन बढ़ी है लेकिन एक्सप्लोड नहीं हुई, बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं लोग, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है। क्यों और तेजी से बढ़ी? क्योंकि टेक्नोलॉजी और ज्यादा डेवलप हो रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और ज्यादा बेटर हो रहा है, लोगों में इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है, उनकी इनकम्स बढ़ रही है फैमिलीज की, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे और जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। इसके साथ मेडिकल सर्विसेज और ज्यादा बेटर हो रही है, ड्रग्स बनाना यानी कि जो मेडिसिन है उनको बनाना इजी हो गया है इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर। सो दैट इज व्हाई अगेन पीपल की जो लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी तेजी से इंप्रूव होगी और पॉपुलेशन एक्सप्लोड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम, और ज्यादा जो बैंकिंग और फाइनेंस का सिस्टम है और रेगुलराइज हुआ, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं वो प्रॉफिट्स दोबारा इन्वेस्ट किए जाएंगे और वो बैंकिंग सिस्टम में जाकर के वो मनी सप्लाई जो है वो आगे बढ़ने का काम करेगी। ठीक है, तो ये भी मैंने कह दिया कि जो middle class began opening up new factories for which they required financing and therefore banking it also started developing। और अभी अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क है वो माना जाता है यूरोप का बेस्ट है, और यूरोप के अंदर भी यूके और लंदन जो है खासतौर पर उसको हेडक्वार्टर्स एक तरीके से माना जाता है वर्ल्ड ओवर ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम्स। तो ये भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एक लेगेसी है। इसके बाद वुमेन का स्टेटस जो है वो थोड़ा इंप्रूव हो रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट सोशल चेंज है ये। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले जो विमेन थी वो एग्रीकल्चर के अंदर भले लगी होती थी, एम्प्लॉयमेंट होती थी, लेकिन कोई खास सोशल एजेंसी विमेन को नहीं मिलती थी। लेकिन अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है तो उसमें विमेन वर्कर्स को भी फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय किया जा रहा है, उनको भी उसके लिए कॉम्पनसेशन या उसकी सैलरी, उसका पैसा मिल रहा है, और विमेन अब वो मेन के साथ कंपीट कर रही है जॉब्स के लिए। और कई जगह पे विमेन दे परफॉर्म बेटर ऑल्सो, क्योंकि जो महिलाएं थी वो ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक काम कर पाती थी, और इसके अलावा जो महिलाएं थी वो क्योंकि उनको मेल से कंपीट करना होता था, वो एक्स्ट्रा जॉब्स के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए भी रेडी रहती थी, और इस वजह से जो पैसा उनको मिल रहा है वो पैसा भी वो उन कॉजेज में यूज करती थी जो सोशली एक्सेप्टेबल कॉजेज है। ऐसा नहीं था कि वो अपने पैसे का कोई मिसयूज कर रही है, वो अपनी फैमिली या एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दैट इज अ रिमार्केबल चेंज। मिडिल क्लास का राइज हो रहा है, जो लोग अभी तक बहुत ज्यादा या तो अमीर थे जिसको हम बोलते हैं एलिट्स, या फिर जो लोग थे वो पेजेंट क्लास में थे जो खेतों के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास जो का जनरेशन हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि वो लोग जो फैक्ट्रीज में आके काम करने लगे उनकी इनकम्स बढ़ी और वो लोअर क्लासेस से उठ करके मिडिल क्लासेस में आ गए हैं इनकम वाइज। नेक्स्ट अर्बनाइजेशन हो रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, ऑब्वियसली लोगों को शहरों में आके रहना पड़ रहा है और रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन अब बढ़ रहा है, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स और रॉ मटेरियल चाहिए अपनी फैक्ट्रीज के लिए, और वो रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉयटेशन भी उसकी वजह से होगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको कंक्लूजन में भी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज अ रेवोल्यूशनरी एक्सपीरियंस, इंक्रीज्ड मटेरियल वेल्थ, एक्सटेंडेड लाइफ एंड पावरफुल फोर्स फॉर सोशल चेंज, एंड there was more to the industrial revolution than a bunch of machines. It was not only a technological revolution but also a socio-economic revolution that changed the life of people afterwards. Even आज के समय में हम जिस तरीके की लाइफ देखते हैं, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमारे आसपास ऐसी चीजें हैं, वो सारी चीजें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से चेंज हुई हैं। ठीक है, और इसीलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हिस्ट्री का एक इतना इंपॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है और हमारे हिस्ट्री के सिलेबस में भी उसको इंक्लूड किया गया है। क्लियर है? तो ये डिस्कशन इतनी ही मेरी तरफ से दोस्तों, और इसके साथ साथ जाते आते अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट दी 5-in-1 टेस्ट सीरीज फॉर एचपीएस प्रीलिम्स एंड द एचपीएस प्रीलिम्स पावर पैक। इन दोनों कोर्सेज के बारे में भी आपको मैंने इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी इन दोनों कोर्सेज के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं जिसमें मोर देन 30 टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स की कवरेज है, पीवाईक्यूज की कवरेज है, और पास्ट ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनकी आपके कवरेज है, और हिमाचल जीके की भी कवरेज है उसके अंदर, तो ये सारा आपको पावर पैक के 5-in-1 टेस्ट सीरीज के अंदर अवेलेबल होता है। पावर पैक के अंदर भी ये सारी चीजें हैं, बट इसके साथ साथ जीएस का मॉड्यूल भी आपको है और सीसैट का मॉड्यूल भी आपको अवेलेबल होता है, राइट? सो इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक आउट दीस 2 कोर्सेज आपकी एचपीएस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे अब दीजिए इजाजत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।